आज इस आधुनिक दौर में कृषि की कई तकनीकों को साथ में लेते हुए विभिन्न प्रकार की खेतियों को समृद्ध करते हुए आज हम बात करेंगे किस प्रकार से मछली की खेती की जा रही है और किस प्रकार से मछली में किसान उन्नत को प्राप्त कर रहे हैं, अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। हम आज आपको दिखाएंगे किस प्रकार से खेती को करते हुए कृषक ने पोल्ट्री फार्म का काम किया, फिर किस प्रकार से फिश फार्मिंग मछली पालन पर आए, किसान किस तरह से आय अर्जित कर रहे हैं। बहुत ही अनुभवशील किसान से हम आपको मिलाते हैं, दिखाते हैं कि 3 तरह की खेती करने के बाद में उनके जीवन का कैसा अनुभव रहा। सम्मानित कृषक बंधु से मिलाते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से मछली फार्मिंग की खेती की जाती है, किन किन ब्रीडों पे काम कर रहे हैं। नमस्कार किसान बंधु, हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम गौरव सिंह है और हम जमलदीपुर के निवासी हैं। उन्नाव जिले के जमलदीपुर में सभीपुर क्षेत्र में आता है हमारा गांव। और आज के समय में सबसे सफल और किसानी के एरिया में बहुत अच्छा दृष्टिकोण रखता है। आम की फसल हमारे यहाँ मुख्य फसल मानी जाती है, आम और गेहूं की फसल। तो हमारे दर्शक एक बात और जानना चाहते हैं कि ऐसे आम की मुख्य फसल क्षेत्र में आप होते हुए पारंपरिक ढंग की खेती को परिवर्तित करके किस प्रकार से आपने फिश फार्मिंग की ओर कदम बढ़ाया। पहले यहाँ पर सरसों की खेती अधिकतर की जाती थी। इस खेत में सबसे पहले सरसों की खेती की जाती थी। जब तक ये लेवल था सरसों खेती की गई, फिर उसके बाद में कई बार और तरह की फसलें उगाई गई, जैसे कि कई बार गेहूं भी उगाया गया, धान की भी की गई, लेकिन धान में उतना कोई प्रॉफिट आया नहीं और उसमें भी कुछ खास दिखा नहीं। और क्षेत्र के कुछ लोगों का कहना हुआ कि जो है यहाँ पर इससे मुर्गे के फार्मिंग से बदबू आना या फिर और भी कुछ कारण रहे। इसकी मुर्गी फार्म में, पोल्ट्री फार्म में जो इन लोगों ने काम किए उसको जो है देखते हुए कई चीजें ऐसी सामने आई जो समाज के क्षेत्र के नजरिए से भी ठीक नहीं रही। और लॉस के लेवल पे अगर बात की जाए तो पोल्ट्री फार्म में अगर सही देखभाल ना हो तो काफी लॉस से भी उठाने पड़ जाते हैं। तो मैं अपने कैमरे में दिखाना चाहूंगा कि पोल्ट्री फार्म का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है और आपने इसको बंद करने के विषय में भी जब काम किया तो उसके पहले आपने क्या कुछ लाभ इससे प्राप्त किया था? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, तभी से ऐसा ही पड़ा हुआ है। तब से ये ऐसी लागत लगा करके एक सही ढंग से आदर्श फार्म आपने बनाया हुआ है, जो हम अपने कैमरे में पूरी तरह से दिखाएंगे। जो सारी सुविधाएं एक आदर्श फार्म में होनी चाहिए वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर इसके साथ साथ में आपको कैसे एक आइडिया आया कि हम फिश फार्मिंग की ओर बढ़ें और अच्छी फीड पे तैयार करें और अच्छी तरह की मछलियां तैयार करके आगे क्षेत्र में बाजार में काम करें। हमने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया, बीएससी की ग्रेजुएशन की। उसमें हमने हमारा मतलब कोर्स ही यही था, मतलब कि फार्मिंग का। हाँ, फिशरीज से आपने ग्रेजुएशन किया। तो जैसा कि जिस क्षेत्र में हम बढ़ते हैं, जिस क्षेत्र में अपना अध्ययन करते हैं, उसी क्षेत्र में अगर हम कोई व्यवसाय खड़ा करते हैं तो उस क्षेत्र में सफलता मिलना निश्चित ही कारगर होता है। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार से आपने तालाब बनवाए, किस प्रकार से तालाब में मछलियों को डालने का काम किया और दिखाते अपने दर्शकों को। ये जो तालाब है हमने पहले लेवल था, ये इस लेवल का था और जो है इसमें हमने लगभग 15 से 20 दिन बराबर इसमें खुदाई हुई और इसके बाद में मेड़े बनाई गई और इसको कई विभागों में बांटा गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है लगभग 5 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये कितने एकड़ का फार्म है आपका? ये लगभग 2 एकड़ का फार्म है। 2 एकड़ को आपने 5 पार्टों में डिवाइड किया है, हम अपने कैमरे में दिखाना चाहेंगे। तो ये जो लंबाई, गहराई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें आपने की, साथ ही साथ में किसी और किसान साथी के साथ में भी मिलकर के आपने पहले इसका अध्ययन किया कि कितनी गहराई, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, या फिर जो आपने अपने लर्निंग में लिया? नहीं, जो हमें पता था वही। और बाकी हमारे किसी भी रिलेटिव में फिशिंग नहीं होती है। पोल्ट्री फार्म का तो बहुत लोगों में होता है, लेकिन फिशरीज बहुत कम हमने देखा। अपने हमारे क्षेत्र में तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। हाँ। तो फिशरीज जो आपने देखा, समझा, तो इससे अभी तक आप कितना लाभ ले चुके हैं? ये लगभग हम 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल से कर रहे हैं, एक लंबे अवधि से कर रहे हैं। हाँ, 4 साल से यहाँ पर है और लगभग 2 साल से एक हमारा फार्म और है और वो भी लगभग 2.5 एकड़ का है। वहाँ भी यही फिश फार्मिंग होती है। वहाँ भी फिश फार्मिंग होती है, मतलब कि 2 एकड़ ये और 2.5 एकड़ वो मिला करके 4.5 एकड़ का फार्म आपने तैयार किया। आपने इसमें कौन कौन सी नस्लों पे काम किया है, किस तरह की मछलियां आपने रखी हैं? आज आपके फार्म पे कौन सी मछलियां हैं? अभी फिलहाल तो बेकरी पड़ी हुई है और जो है इसमें हमने बहुत प्रकार की पहले मछलियाँ डाल रखी थी और इसमें इतने फॉर्म में लगभग जो है 50 से 60 हज़ार बच्चा डाला हुआ है। इसमें 50-60 हज़ार बच्चा डाल रखा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो आपने शुरुआत में बच्चे डाले थे उनका आपने आकार क्या रखा, कितनी? तभी तो बहुत माइनर थे, लगभग 5 से 10 ग्राम के होंगे और अभी का इनका वेट लगभग 200 से 250 ग्राम हो गया होगा।
और इनको अभी छोटे से बाड़े में रख रखा है मौसम के लिए इनको, क्योंकि डेली इनका पानी जो है बदलना पड़ता है। अच्छा, इतना सारा पानी आप बदलते हैं तो क्या ये पानी आप किसानों को देते हैं या अपने खेत में ले जाते हैं, किस तरह से करते हैं? क्योंकि ये तो बहुत सारा पानी है। जो भी सेक्टर अभी खाली पड़े हुए हैं जी, इनको पहले उसमें डिवाइड कर लेते हैं जी, और फिर पीछे अगर किसी को जरूरत है तो वो ले लेता है। आपके पास में जो नए तालाब खाली सेक्टर पड़े हुए हैं, आप पानी को उसमें डालते हैं जिससे कि वाटर लेवल ग्रोथ, जो वाटर लेवल का एरिया है, सॉइल का एरिया है, जो नीचे जाना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग का जो एरिया पार्ट है, उसको आप मेंटेन करते हैं। जितना पानी जमीन से लेते हैं उतना ही पानी खाली तालाब में डाल करके पानी को ग्रेविटी के साथ में नीचे भेजते हैं, ताकि बैलेंस थोड़ा सा मेंटेन बना रहे। बार बार पानी लेना है, अगर इसी जल को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे जमीन से पानी का कम होना सुनिश्चित हो जाता है। आपने उसके बारे में सोचा कि हमारा जल स्तर ना खराब हो। साथ ही साथ में आपने ये ब्रेकरी नस्ल ही क्यों चुनी? ये कितने दिनों में आकार में तैयार हो जाती है? दरअसल अभी मौसम के अनुरूप जो है हमने छोटे से बाड़े में डाल रखा है। बाकी अभी बाद में इनको जब जैसे इनका वजन बढ़ता है 800 से 900 ग्राम के आसपास होगा, हम इनको बाकी विभागों में बांट देंगे। बाकी जो भी खाली पड़े हुए हैं इनमें पानी भरवा करके। तो ये ब्रेकरी नस्ल की जो मछलियां हैं ये कितने हाइट तक बढ़ जाती, कितने केजी वजन इनका बढ़ जाता है? ये लगभग 2 से 2.5 किलो तो एकदम नॉर्मल वो है। कितने दिनों में? ये अभी 50 से 60 दिनों में जी इनका वजन हो जाएगा जा करके। 50 से 60 दिनों में मात्र ये 2.5 केजी तक वजन ग्रो कर जाएंगी। जैसे कि हमने जब बच्चा इसमें डाला था तो इसका वजन बहुत कम था, यानी कि 5 से 10 ग्राम था, और हमने 50 से 60 डाला था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये जब फैलाया जाएगा इसको विभिन्न तालाबों में जी जी, तो जो है इनका एक मछली का समथिंग 8 से 900 ग्राम होना चाहिए। आप हमारे किसानों को थोड़ा सा ये बताएं, जो आपने पानी जल निकास की व्यवस्था कर रखी है, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कर रखी है, इस प्रकार से किसान करे तो उसको क्या लाभ हो सकता है? हम एक बार अपने कैमरे में भी दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा कर रखी है, पानी किस तरह से आता है और किस तरह से एक तालाब से दूसरे तालाब में ट्रांसफर करते हैं। ये जो आपने लाइन बिछा रखी है पानी आने की, ये किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार से बिछाना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताएं। इसकी लाइन जो है हमने वहाँ पर सारे समरसेबल्स हमारे हैं, 2-3 समरसेबल यहाँ पर हैं, और उसकी लाइनिंग हमने यहाँ तक कर रखी है। ठीक है, ठीक है। अब जब यहाँ हमें से पानी ही की आवश्यकता होती है तो हम यहाँ से हम पानी निकाल लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम वो देखिए हमारा वो वैक्यूम पड़ा हुआ है जी, और जो है सारा पानी इधर जब हमें बदलना होता है, जब पानी ठंडा हो जाता है जी, तो जो है हम इसको इसमें ले आते हैं। इससे ले जाकर के उधर देखिए पड़ा हुआ है, हम उसको उसमें भेज देते हैं, फिर इससे आ जाता है, मतलब ऐसे ट्रांसफरिंग चला करती है। हाँ, पानी को ठीक है, और ताजा पानी हम रात में अच्छा, भरते हैं। हमारे दर्शकों को एक बात आप ये बताएं कि ठंडी के दिनों में पानी को बदलना क्या आवश्यक होता है? बहुत आवश्यक होता है। इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? बच्चा अभी छोटा है और रात में पड़ता है कोहरा और पाला कटता है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अधिकतर बच्चों का मरना तय हो जाता है। देखिए, अगर फिश फार्मिंग में मोर्टेलिटी रेट को कम करना है तो जैसा युवा साथी ने बताया है कि 24 घंटे में एक बार पानी को बदला जाए जिससे कि मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए। हमारे उन्नाव जिले के पास 2 महानगर हैं। पहली बात तो लखनऊ है जो कि 50 किलोमीटर के आसपास में है, 50-60 किलोमीटर के आसपास, और 40 किलोमीटर के आसपास कानपुर है। 2 महानगर हैं, इसमें से हमें बेचने में मतलब बहुत ज़्यादा सुलभता रहती है। और ख़ास करके जो है खाद्य के रूप में मछली हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और 2-3 बाज़ारें हैं हमारे क्षेत्र में लगती हैं, तो वहाँ के भी जो काफ़ी लोग हैं स्थानीय व्यापारी। मतलब कहने का सीधा सा ये है कि आप मार्केट की पहले खोज कर लें, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले किस प्रकार से हमारा मार्केट में जा सकता है, इसको ध्यान में रखें। साथ ही साथ में स्थानीय व्यापारी किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं, व्यवसाय को स्थान देख करके ही चयन करें कि किस स्थान पे हमारा कौन सा व्यवसाय चल सकता है, उसकी डिमांड उस एरिया में है कि नहीं है, इन चीज़ों की बहुत अधिक महत्ता होती है। ये जानना चाहते हैं कि इनको फीडिंग की कैसी क्या प्रक्रिया होती है, क्या फीड में क्या क्या ध्यान देना चाहिए, किस तरह से वजन बढ़ाया जा सकता है? 24 घंटे में इनको दाना तो लगभग 3 बार देने चाहिए। हम लोग जो है सुबह डालते हैं, फिर अभी जो है शाम का समय हो रहा है और इनको दाना दिया जा चुका है अभी आपके सामने। जी जी, ठीक है। और अभी मध्य रात्रि के आसपास जो है इनको एक बार दाना दिया जाएगा। पानी जब बदला जाता है तो एक बार इनको जो है दाना दिया जाएगा। जैसा कि ये मछलियां जो है ऊपर आपने जाल बांध रखा है, इसका क्या महत्ता है? देखिए, बाग का जो है, बाग के बीच चारों तरफ हमारे बाग हैं और यहाँ पक्षी जो है बहुत परेशान करते हैं, और इस वजह से मछली के उसमें
तो जाल तो बहुत ही जरूरी। अच्छा, मतलब कि बहुत बाहर से शिकारी पक्षी आ करके हाँ। और शिकार कर बहुत लेते नुकसान हैं, करते हैं। बहुत नुकसान करते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए किसान साथियों, अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा हो तो निश्चित ही आप जाल लगाएं। हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आपने जो 50,000 बच्चे डाले हैं, औसतन हार्वेस्टिंग आप 65 से 70 दिन में करते हैं, तो उस समय क्या उत्पादन निकलता है एक अनुमानित? लगभग 50,000 बच्चा पड़ा है और हमारे अनुमान के अनुसार जिस हिसाब से हम खिलाई पिलाई कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, अनुमान यह है कि लगभग अगर 50,000 बच्चा डाला है तो हमारा अनुमान है कि अच्छी खिलाई पिलाई और अच्छी सेवा के बाद जो है 10 टन तो जाना ही चाहिए। 10 टन एकदम मिनिमम, मैक्सिमम 12 टन और जो है मिनिमम जो है 10 टन तो जाना ही चाहिए। 10 टन जाना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मार्केट की बात करें, जैसा अभी किसान साथी ने बताया कि आपको मार्केट रेट क्या मिल जाता होगा? मार्केट रेट जब बहुत नॉर्मल होगा तब 90 और अच्छी खासी रेट है तो 120-130 रुपए। 120-130 रुपए। जी। तो इस हिसाब से अगर 10 टन का अनुमान ही लगा लेते हैं, नहीं 12 टन का लेते हैं, तो 100 कुंटल और 100 कुंटल का ना 90 ना 120, मोटा मोटा 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख की मछली 60 से 65 दिन में प्राप्त हो जाती है 50,000 बच्चों में। तो हमारी नजर में तो नए युवा साथियों के लिए बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। 70 से 80 दिन में जो है आप अच्छा उत्पादन ले लेते हैं और ज्यादा खर्च नहीं आता है। इसमें आप कितने लेबर रखते हैं इनकी देखभाल करने के लिए? नहीं, अभी तो एक ही लोग हैं, बस वही जो है सुबह शाम और एक लेबर ही जो है पूरी फार्म की देखभाल कर लेता है। कोई ज्यादा लेबर कॉस्ट नहीं है, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है। इन सभी चीजों को देखते हुए फिश फार्मिंग बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जिसको हमारे युवा साथियों को करना चाहिए। तो आपके माध्यम से हमारे चैनल पे जुड़ने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि फिश फार्मिंग में किस तरह से आगे बढ़ें? हम बस अच्छी उपयुक्त जो है जगह देखें और अपनी कैलकुलेटिंग अच्छी रखें और उसके बाद में जो भी बजट आपका है उसको एकदम ध्यान से देख करके काम करें और बजट जो है आपको बहुत अच्छी मिलेगी इसमें। तो इस तरह से एनकोफ के साथ में जुड़े रहने के लिए और एनकोफ में नई तकनीकी नई जानकारी को लेने के लिए बने रहें आप हमारे एनकोफ के चैनल के साथ में। एनकोफ के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसी तरह से नई नई खेती के बारे में, नई नई पद्धतियों के बारे में और क्षेत्र में हो रहे नवाचार के बारे में जानने के लिए एनकोफ के साथ बने रहें। धन्यवाद।